गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हमारे पास अभी तक ये जो टॉपिक है जिसके अंदर आयत, वर्ग, घन और घना उनके बारे में जो भी नॉर्मल डिटेल थी वो हमने पढ़ लिया अब तक। और इससे संबंधित हमने जो चैप्टर भी दिए हैं जिनके अंदर उनके संबंधित और क्वेश्चन केवल 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही, लेकिन जो 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि आपका सारा मेथड जो होता है उसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इसके बाद में आपके पास जो भी इन चीज़ों में आयत, वर्ग और घन घना में जो भी आपको दिक्कत आई हो वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में इसी क्रम में आगे चलते हुए हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति का, जिसमें वृत्त का है। और वृत्त का देखो तात्पर्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आयत, वर्ग जो कि घन और घनाभ से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से जो वृत्त वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 5th-6th क्लास से लेकर के आगे के लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसमें बहुत सी चीजें होती है जो हमें समझने लायक होती है। तो देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वृत्त। और वृत्त की जब बात आती है तो सभी के मन में एक ही चीज आती है कि सर ये गोल आकृति होती है। ये क्या होती है? एक गोला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। जबकि ये चीज आधी अधूरी है, ये एक आधा अधूरा नॉलेज है आपका। कोई भी गोल चीज है उसको हम लोग वृत्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो अपने गणित के अंदर वृत्त और गोला दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें अंतर क्या होता है? होते दोनों ही गोल है। अंतर क्या होता है? वृत्त एक समतल आकृति होती है। समतल का मतलब जैसे प्लेन बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने ये गोला बना दिया, ये समतल आकृति होगी जिसको केवल एक तरफ से हम लोग देख सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं गोल है। और जो गोला होता है वो आपके पास समतल आकृति नहीं होती है, तो वो क्या होता है, उसको चारों तरफ से गोला ही जो है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपकी गेंद होती है, आपकी जो गेंद होती है खेलने वाली क्रिकेट की गेंद, उसको हम लोग गोला बोल सकते हैं, तो पूरी तरफ से गोल होती है। जबकि हम लोग अगर एक सिक्का लें, अगर हम लोग एक पतला सिक्का लें, गोल रुपए सिक्का, उसको अगर देखे जाए तो पूरी तरफ से गोल नहीं होता है, वो केवल दिखने में गोल होता है सट्टा, वो अपने वृत्त आकृति का होता है। जबकि जो गेंद होती है वो गोलाकार आकृति की होती है। तो देखो वृत्त की परिभाषा कैसे दी जाती है? वृत्त की परिभाषा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है हमारा समतल तल। ये एक समतलीय आकृति है, जैसे आयत और वर्ग भी अपने समतल आकृति के थे, इसी तरह वृत्त भी एक समतल आकृति है। और इस समतल आकृति की परिभाषा क्या होती है? कोई भी आपका समतल है, समतल पर स्थित किसी बिंदु से, ये मैंने आपको कोई बिंदु ले लिया, ये मैंने आपका क्या ले लिया, कोई बिंदु ले लिया, समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी, यानी कि हम लोग चाहे किसी भी दिशा में ले, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, इस बिंदु से समान दूरी पर हम लोग कुछ बिंदु बनाते हैं। ये एक बिंदु बना लिया मैंने, जैसे एक बिंदु ये बना लिया, एक बिंदु यहाँ पर बना लिया, एक बिंदु यहाँ पर बना लिया, ये मैंने इससे बिल्कुल बराबर की दूरी पर कुछ बिंदु बना लिए इस तरह से। ये मैंने कुछ बिंदु बना लिए इससे बराबर की दूरी, ये मैंने कुछ बिंदु बना लिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बिंदु, इससे कम भी हो सकते हैं। इससे समान दूरी पर मैंने कुछ बिंदु बना लिए, इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो समतल पर स्थित वह बिंदु, यह समतल पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर, ये जो समान दूरी पर बिंदु है इनको जब आपस में मिलाते हैं, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर, इस तरह से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो गोल आकृति बनती है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर जो गोल आकृति बनती है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु था, यहाँ पर एक बिंदु था, अगर आप समान दूरी पर लोगे और उनको मिलाओगे तो ये गोल आकृति बनेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और जो इसका मध्य बिंदु था, जिससे हम लोग समान दूरी पर बिंदुओं को ले रहे हैं, ये इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये इस वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो भी ध्यान से देख लो, समझ लो। अगर कोई भी निश्चित बिंदु समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर बनी गोल आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। और वृत्त का जो मध्य वाला बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं। अब ये जो चारों तरफ इसकी जो बाउंड्री बनी है, ये जो गोलाई बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि।
इस गोलाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। ये होती है वृत्त की परिधि। देखो परिधि की परिभाषा क्या होती है, वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी, वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की, जैसे आयत और वर्ग में आपने पढ़ा था, जो आयत होता है इस तरह से, अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। वर्ग में भी परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। ये इसका क्या निकलता है, परिमाप। किसी भी आकृति के लिए परिमाप यानी उसकी सभी भुजाओं को जोड़ना है। अगर यहाँ पर बात करें कि परिमाप क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कोई भुजा नहीं है, केवल एक गोल आकृति है। तो इसकी जो ये गोल आकृति है वही हम लोग भुजा मान के चलेंगे, और इस गोल आकृति की जो लंबाई आएगी वही इसका क्या आएगा, परिमाप आएगा। यानी इसकी जो परिधि आएगी, ये गोल आकृति इसको परिधि बोलते हैं, तो इसकी जो परिधि आएगी वही इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो परिधि होती है, उसी को हम लोग वृत्त का क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। यहाँ पर ये चीज कई बार कंफ्यूज करती है, वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहा जाता है। इसके फॉर्मूले के बारे में आगे बात करेंगे, सूत्र क्या होता है। इसके बाद में देखो, वृत्त का जो केंद्र है वो परिधि पर कोई भी बिंदु उनसे क्या है, समान दूरी पर स्थित। ये जो केंद्र है इन बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहेगा। तो इनसे बराबर दूरी पर, यानी कि अगर मैं इस केंद्र को वृत्त की परिधि पर ले जाता हूँ, इस केंद्र को वृत्त की परिधि पर ले जाके मिला देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो दूरी है केंद्र की और परिधि के बीच की, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इस दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको r से दर्शाया जाता है। कई बार आपको r लिखा हुआ भी मिल जाता है, तो इसको r से दर्शाया जाता है। r को त्रिज्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र से जो इसकी परिधि है, इसकी जो गोलाई है, इसके बीच की ये दूरी है वो क्या है, त्रिज्या है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि जो केंद्र होता है इससे ये परिधि बराबर दूरी पर होती है। तो मतलब ये है कि ये जो त्रिज्या है, चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर, वृत्त के अंदर कहीं पर भी त्रिज्या खींचो, त्रिज्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो बाकी कहीं पर भी खींचो वो भी कितने की होगी, 5 सेंटीमीटर की ही होगी। जैसे ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ से आपकी दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो आप चाहे यहाँ पर खींचो, 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 आप वृत्त पर केंद्र को परिधि से कहीं पर भी मिलाओ, वो क्या है, उसकी त्रिज्या है। और त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, त्रिज्याएं हमेशा समान होती है। ये हो गई आपके पास त्रिज्या। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये त्रिज्या है, अगर हम लोग इसी त्रिज्या को इसके दूसरी तरफ भी बढ़ा दें, इसी त्रिज्या को इसके दूसरी तरफ बढ़ा दे, तो क्या ये फिर भी त्रिज्या ही रहेगी। ये जो त्रिज्या है इसी को मैं इधर बढ़ा देता हूँ वापस, ये मैंने इस तरफ बढ़ा दी, ये त्रिज्या है, इसी को मैंने पीछे वापस बढ़ा दी। ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। इसको किससे दर्शाते हैं, r से दर्शाते हैं। देखो ये त्रिज्या थी, इसी त्रिज्या को पीछे बढ़ा लिया तो ये क्या हो गई, किससे त्रिज्या हो गई, पीछे वाली। यहाँ पर हमने एक त्रिज्या थी, इसको पीछे बढ़ा दिया, ये त्रिज्या हो गई। तो देखो अब जब केंद्र से दो त्रिज्याएं विपरीत दिशा में निकलती है, केंद्र से जब दो त्रिज्याएं विपरीत दिशा में निकलती है, मतलब यह है कि अगर कोई भी रेखाखंड जो बिल्कुल केंद्र से निकलता है, कोई भी रेखाखंड परिधि पर मिलने वाला कोई भी रेखाखंड जो बिल्कुल केंद्र से निकल करके जाएगा, उसको वृत्त का व्यास कहते हैं। ये जो आपके पास पूरी की पूरी लाइन बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास को d से दर्शाया जाता है, व्यास को d से दर्शाया जाता है। वृत्त के केंद्र को परिधि के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाला एक सीधा रेखाखंड, इसका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, पूरा व्यास। अब देखो त्रिज्या और व्यास है, इन दोनों में एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन क्या होता है, जो आपके पास त्रिज्या है, इस त्रिज्या को जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो हमारा क्या बन गया, व्यास बन गया। यानी कि अगर त्रिज्या ये 5 की है तो ये त्रिज्या कितने की हो गई, 5 की, यानी टोटल कितने का हो गया, 10 का। तो 10 का क्या हो गया, हमारे व्यास। यानी कि अगर त्रिज्या हमारे पास है तो व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होगा, डबल होगा। व्यास जो है वो त्रिज्या का क्या होगा, डबल होगा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट चीज आपके पास आगे है, आपने परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमारे पास एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवा। जीवा, अब देखो जीवा का मतलब क्या होता है? जीवा का मतलब देखो क्या होता है? जीवा से हमारा मतलब होता है कि वह रेखाखंड जो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाए। वह रेखाखंड जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाए उसे हम जीवा कहते हैं। कोई भी दो बिंदुओं को कहीं से भी मिला सकता है, एक सीधा रेखाखंड होना चाहिए। मान लो ये एक बिंदु है, यहाँ पर ये थोड़ा मोटा कर देता हूं इसको, ये एक बिंदु है और यहाँ पर ये एक बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिला दें, ये ध्यान रखना है इस जो परिधि होती है इस पर बहुत सारे अनगिनत बिंदु होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये तो हमने फिक्स कर रखे हैं समझने के लिए, वरना बहुत सारे छोटे बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने ये दो बिंदु ले लिए परिधि पर, इन दोनों बिंदुओं को एक सीधे रेखाखंड द्वारा मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया। तो ये जो सीधा रेखाखंड है जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाता है, इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ये क्या है? आपकी जीवा है। ये आपकी क्या होगी? जीवा होगी। अब मान लो कि यहाँ पर देखो सवाल कई उठते हैं आगे। यहाँ पर मान लो कि ये बिंदु यहाँ पर होते, तो ये ऐसे थोड़ी बड़ी हो जाती जीवा। ये भी जीवा, ये दो बिंदुओं को मिलाना है, चाहे यहाँ पर मिला दो, ये भी क्या है? जीवा। ये अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर अगर इस जीवा को आगे से आगे ऐसे बढ़ा ही रहे हैं दो बिंदुओं को, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऐसे निकलेगी इसके अंदर से, कहीं पर मिलेगी, आएगा या नहीं आएगा? इसको जैसे जैसे आगे करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये केंद्र में से निकल के जाएगी। अब फिर दिक्कत आती है, ये तो व्यास, अगर केंद्र में से निकलता है तो ये तो व्यास होता है। अब ये जीवा कैसे होगा? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा के बराबर होता है। ये जो केंद्र से निकलकर जीवा जाएगी, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जो केंद्र से निकलकर जाएगी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा हो गई, और यही क्या है? व्यास भी है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है। इसके बाद में देखो वृत्त की जो जीवा होती है, यहाँ पर जैसे मान लो ये ऊपर वाली जीवा ये थी, हम लोग इन जीवाओं को काम में लेते हुए चलते हैं। ये जीवा थी, फिर ये यहाँ पर आ गई, ये जीवा मान लो एक, फिर ये इस तरह से केंद्र में से निकल गई ये जीवा। अब देखो यहाँ पर ये केंद्र है और ये केंद्र पर सबसे बड़ी जीवा जिसको व्यास कहते हैं खिंची हुई है। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम लोग, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, केंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे जीवा छोटी होती जाएगी। केंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे जीवा छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे केंद्र के पास आएंगे जीवा बड़ी होती जाएगी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह जीवा जो केंद्र के सबसे ज्यादा नजदीक है वह सबसे बड़ी जीवा है, और जो केंद्र से जितनी ज्यादा दूर होगी वो जीवा उतनी ही छोटी होगी। ये आपके पास जीवा से संबंधित कुछ चीज हो गई। इसके बाद में हमारे पास जो चीजें आती हैं वो आती है हमारे पास त्रिज्यखंड। हमारे पास चीजें आती हैं जिनमें हमारे पास एक मुख्य चीज है त्रिज्यखंड। देखो त्रिज्यखंड, अभी आपको बताया त्रिज्या, हमने अभी शब्द का नाम लिया है त्रिज्यखंड। हमने अभी शब्द का नाम लिया है त्रिज्यखंड। त्रिज्य, त्रिज्य यानी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हम लोग निकालते हैं त्रिज्या से, और अभी आपको बताया त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र को परिधि पर कहीं भी मिला दो, ये आपकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। यहां पर शब्द है त्रिज्यखंड। त्रिज्य यानी त्रिज्या, खंड यानी टुकड़ा। त्रिज्याओं का एक टुकड़ा बनाना है, इस वृत्त में से त्रिज्याओं का एक टुकड़ा बनाना है। टुकड़ा बनाने से मतलब जैसे केक काटते हैं ना हम लोग बर्थडे पर, एक केक है, गोल केक है, उसको काटते हैं तो हम लोग कैसे काटते हैं? ऐसे करते हैं तिरछा। जैसे मान लो ये आपका केक है,
इसको हम लोग कैसे काटते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे काटते हैं, केक की ये पीस निकालिए खा लिए। तो यहाँ पर ये जो केक है इसका जब हम इस तरह से त्रिज्या काटते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि केक हमारा वृत्ताकार है, ये हमारा केक है, ये हमारा मध्य बिंदु, और हम लोग इसमें से एक पीस काटनी है खाने के लिए। त्रिज्या खंड निकलेगा यहाँ से। जब भी केक की पीस निकाली जाती है तो उसका अनुमान हम लोग इससे लगाते रखते हैं व्रत के अनुसार कि वो एक त्रिज्या खंड है। देखो कैसे, ये आपके पास एक त्रिज्या हो गई ये एक त्रिज्या, और एक आपके पास त्रिज्या ये हो गई, ये आपके पास दो त्रिज्या हो गई। ये मैंने काट दिया, ये मैंने क्या कर दिया, काट के बाहर निकाल दिया, इसको मैंने काट के क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये जो त्रिज्याओं का टुकड़ा है, ये त्रिज्या है और इस त्रिज्याओं से बना हुआ ये टुकड़ा है, ये दो त्रिज्या है, त्रिज्या से बना हुआ ये इनका टुकड़ा है, ये टुकड़ा है। तो ये जो टुकड़ा है त्रिज्याओं से बना हुआ इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यीय खंड। ये टुकड़ा कहीं पर भी हो सकता है व्रत में, जरूरी नहीं है यहीं पर बना हुआ हो। ये टुकड़ा हम लोग, ये केंद्र है यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ये व्रत का त्रिज्यीय खंड का हो गया। यही टुकड़ा हमारे पास यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, ये व्रत का त्रिज्यीय खंड हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद में एक शब्द और आता है, वो होता है आपके चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई होती है, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये त्रिज्यीय खंड है, ये आपका क्या है, त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई का मतलब होता है त्रिज्यीय खंड का चाप ही हमें लेना है। और चाप का मतलब देखो साधारण भाषा में बात करें तो व्रत की जो परिधि होती है उसका टुकड़ा होता है चाप। व्रत की जो परिधि होती है उसका टुकड़ा होता है चाप। एक छोटी सी गोलाकार आकृति होती है, थोड़ी सी हल्का सा ऐसे, ये हल्का सा गोल हो गया, ये चाप हो गया। जैसे मान लो इसमें बात करें तो ये जो दूरी है, मान लो ये एक चाप है, यहाँ पर ले ले कोई सी भी छोटी सी ले ली मैंने, ये भी एक चाप है, यहाँ पर इसकी ये गोलाई ले ली मैंने, ये इसका ये भी एक चाप है। तो व्रत में जो परिधि होती है उसका प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो एक चाप का काम करता है। यहाँ पर बात करें तो देखो ये जो त्रिज्यीय खंड है इसका हमें चाप पता करना है। तो इसका चाप कौन सा है, ये देखो त्रिज्या यहाँ पर मिल रही है, तो इसका चाप ये वाला हो गया, ये इसका क्या हो गया, चाप हो गया। ये आपके इसका क्या हो गया, चाप, त्रिज्यीय खंड का चाप हो गया। ये चाप की लंबाई हो गई, ये यहाँ पे चाप हो गया। इसके बाद में हमारे पास दो चीजें और आती हैं जिनके अंदर हमारे पास एक तो है लघु वृत्त खंड, एक आता है दीर्घ वृत्त खंड। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कई बार हम लोग त्रिज्यीय खंड और लघु वृत्त खंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, त्रिज्यीय खंड त्रिज्याओं का टुकड़ा होता है, नाम से पता चल रहा है, जबकि वृत्त खंड होता है वो वृत्त का टुकड़ा होता है। वृत्त खंड क्या होता है, वृत्त का टुकड़ा होता है। वृत्त का टुकड़े से क्या मतलब है आपका, इधर देखो, वृत्त के टुकड़े से मतलब है ये आपका एक वृत्त ले लिया मैंने, ये आपका एक वृत्त है। अब अगर मैं त्रिज्याओं को मिलाता हूं परिधि पर तो ये तो त्रिज्यीय खंड हो गया। लेकिन अगर मैं वृत्त का टुकड़ा निकालता हूं, और वृत्त का टुकड़ा कब निकलेगा, जब हम लोग जीवा से इस वृत्त को काटेंगे। वृत्त का टुकड़ा निकालने से मतलब है जीवा से इस वृत्त को काटेंगे। जैसे मान लो ये एक जीवा खींच दी मैंने, खींच दी, तो ये आधा टुकड़ा हो गया, आधा ये टुकड़ा हो गया ना, तो ये क्या हो गया, वृत्त खंड हो गई। जैसे मान लो यहाँ पर इस जीवा को मैं ऐसे लेता हूँ, ये ले लिया मैंने, तो आधा टुकड़ा ये हो गया और एक पूरा बड़े वाला हो गया, ये दो टुकड़े हो गए। तो ये दोनों टुकड़े क्या है, वृत्त खंड है। अब इनमें से एक तो लघु होता है और एक क्या होता है, दीर्घ होता है। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। एक लघु वृत्त खंड होता है और एक दीर्घ वृत्त खंड होता है। तो देखो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर ये आपका केंद्र हो गया, यहाँ पर लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। पहले मैं यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाकर के एक जीवा खींचता हूँ। ये मैंने क्या खींच दी है, जीवा कहीं भी खींच सकते हैं, दो बिंदु मिल जाएंगे, कहीं पर भी खींच दो, जीवा बनेगी एक। तो ये मैंने क्या बना दी, जीवा बना दी। अब जीवा जब वृत्त पर बनाई जाती है तो उसमें वृत्त खंड बनते हैं, ये एक बड़े वाला हो गया और एक छोटे वाला टुकड़ा हो गया वृत्त का। तो जो छोटे वाला जो टुकड़ा है ये वाला, इसको तो बोलते हैं लघु वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, छोटा टुकड़ा है। और ये जो बड़े वाला टुकड़ा बच गया इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। तो ये आपके पास इसकी बेसिक जानकारी होगी, जो वृत्त होता है उसमें क्या क्या होता है। और एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर देता हूं मैं, इनमें ये चीजें होती क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे वृत्त क्या होता है, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने पर बनी गोल आकृति क्या कहलाती है,
वृत्त कहलाती है। आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। इसका जो केंद्र बिंदु होता है इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र को अगर परिधि से मिला दिया जाए तो ये दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अगर वह बड़ी से बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के निकलेगी उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी त्रिज्या आधी होगी। इसके बाद में है आपके पास जीवा। वृत्त पर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। इसके बाद में एक था आपके पास त्रिज्याखंड। वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। वृत्तखंड वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये जो भाग है दोनों, इनको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। और जो छोटे वाला भाग है उसको लघु वृत्तखंड और जो बड़े वाला भाग है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। तो ये आपके पास इसका बेसिक जानकारी हो गई। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि इनके जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र, वो क्या होते हैं और कहां से आते हैं। उन सूत्रों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन सूत्रों को जो सूत्र आसानी से बन जाते हैं उनको बनाना भी सीखेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। जो सूत्र बनाने आसानी से हो जाते हैं उनको बनाना भी सीखेंगे। और आपको ध्यान रखना है सूत्र जितने हो सके हमें एक ही सूत्र से ज्यादा सूत्र बनाने हैं ताकि हमें याद कम से कम करने पड़े और ज्यादा चीजें भी तैयार हो जाएं। तो इसलिए ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे ये जो आपको चीजें बताई है इनके सूत्र क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनको दर्शाया कैसे जाता है। ठीक है, धन्यवाद।